प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। वीडियो खोले रहिए सब आदमी। अमितेश करण, वीडियो खोल के रखिए। वीडियो खोलना रखना है, बोर्ड पर जाएंगे तब ऑफ होगा। हम लोग पिछले क्लास में क्या खत्म किए थे? पूर्ण प्रतियोगिता में समय तत्व का महत्व। पूर्ण प्रतियोगिता, हाँ, समय तत्व की भूमिका। तो आप पढ़ चुके, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ लिए, एकाधिकार पढ़ लिए। ये दो को पढ़े ना? यस सर। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार पढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, खुश रहो। हम लोग पढ़ेंगे अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है वह बाजार जहां की कंपटीशन भी हो और मोनोपोली भी हो। सर हम लोग एगो छोड़े थे, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं करना है। क्या चीज? सर हम पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व। तो सर अल्पकाल में सामान्य अवधि, अल्पकाल में सामान्य अवधि तथा दीर्घकाल में सामान्य अवधि। अति अल्पकाल केवल हुआ था। अति अल्पकाल सर, अल्पकाल में सामान्य अवधि। अल्पकाल में दो है ना सर, तो उसमें एक हुआ था, दूसरा होगा आज। अल्पकाल में मूल्य निर्धारण, अल्पकाल में सामान्य अवधि जो है उसमें दो आइटम है, एक है अल्पकाल और एक है दीर्घकाल। यस सर, तो दीर्घकाल होना बाकी है। दीर्घकाल बाकी है। यस सर जी। दीर्घकाल बाकी रह गया है। जी सर। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसका नाम होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण में दीर्घकाल तथा अति दीर्घकाल का महत्व। ये नहीं हुआ है? नहीं सर। हाँ, लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए। वीडियो खोल के रखिए सब आदमी, जब बंद करेंगे तो बंद होगा। ताकि लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं लड़का को, तो गायब हो जाता है। हम रूम में बोल रहे हैं, अब कोई देख रहा है तो कहे किससे बात कर रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं। बड़ा पिक्यूलियर है का। जब आते हैं तो देखते ही बोलते रहते हैं बैठ के अकेले में। तो हम बोले ठीक है, तुमको दिखावेंगे। अगला भी कोई सुन रहा है। तो हम लोग जो दीर्घकाल में तीन तरह का नियम होता है। एक होता है लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। दूसरा होता है उत्पत्ति लागत समता नियम। तीसरा होता है उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। तो हम लोगों का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है दीर्घकाल
दीर्घकाल तथा अति दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण। लिख लीजिए, टाइटल लिख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकाल एवं अति दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण। प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर long run and secular period under perfect competition। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में हरित, तुम अपना कैमरा को ठीक करो, तुम्हारा चेहरा नहीं आ पाता। हाँ, पूरा चेहरा आना चाहिए, स्मार्ट चेहरा। हरिओम सांडिल का चेहरा भी अच्छा आ रहा है, दाढ़ी उड़ी बढ़िया से बढ़ाए हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकाल में अध्ययन जब करेंगे तो दीर्घकाल को 3 भागों में बांटेंगे। उत्पत्ति, वीडियो खोल के रखो और म्यूट करो। वीडियो खोल के रखना है, म्यूट रखना है। और अभी हम लेक्चर जो देंगे उसको सुनना है आपको, जैसे क्लासरूम में आप बैठ के सुनते थे ना। हरिओम, हरिओम क्लास किए हुए हो ना? जी सर, जी सर। राजू, तुम क्लास किए हुए हो? यस सर। अमितेश किए हुआ है। तो अब हम लोग नए जमाने में आ गए हैं। अब हम लोग वर्चुअल क्लास करते हैं। क्या क्या होगा आप देखते रहिए ना। लड़का लड़का में शादी कह रहा होगा, लड़की लड़की में शादी होगी। क्लास में नहीं लड़का रहेगा, घरे रहेगा, पढ़ेगा टीचर से। टीचर लड़का को देखेगा, लड़का टीचर को देखेगा, लेकिन सच में कोई किसी को नहीं छू सकेगा। तो दीर्घकाल में जब मूल्य निर्धारण हम लोग करते हैं तो 3 बातें इसमें आती है। दीर्घकाल में जब मूल्य निर्धारण करते हैं तो 3 बातें आती है। 3 बातें आती है। म्यूट करो, म्यूट करो। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण जब होती है तो 3 बातें वहां रहती हैं। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम नंबर 1 लिख लीजिए। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। सप्लाई कर्व जो होगा वो उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में पूर्ति रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई होगी। रेयर केस है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सर दूसरा क्या बोले? दूसरा बोले उत्पत्ति लागत समता नियम। समता, उत्पत्ति लागत समता नियम। और तीसरा उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। यस। उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। और पहला होगा उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। यस सर, हो गया। तुम म्यूट करो। हाँ, उत्पत्ति लागत
उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। पहला क्या होगा? उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, दूसरा होगा उत्पत्ति लागत समता नियम, तीसरा होगा उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। ये 3 नियम होगा और तीनों में 3 तरह का सप्लाई कर्व होगा, लेकिन डिमांड कर्व एक ही तरह का होगा, वो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होगी। डिमांड कर्व उसी तरह का होगा। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन और वेरी वेरी लॉन्ग रन में मूल्य निर्धारण। लॉन्ग रन और वेरी वेरी लॉन्ग रन में मूल्य निर्धारण। अल्पकाल पढ़ चुके हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग दीर्घकाल सामान्य अवधि और अति दीर्घकाल बाजार पूर्ण प्रतियोगिता। अब हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। लॉन्ग रन प्राइस डिटर्मिनेशन in long run normal period under perfect price determination in long run normal period price determination in the long run normal period and secular period. Price determination in long run normal period and secular period under perfect price determination in long run normal period and secular period under perfect competition. पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत
दीर्घकाल, दीर्घकालीन एवं एवं दीर्घकालीन एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अति दीर्घकालीन अवधि में दीर्घकाल में उत्पत्ति लागत के नियम लागू होते हैं, जो कि तीन प्रकार की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अति दीर्घकालीन अवधि में मूल्य निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अति दीर्घकालीन अवधि में मूल्य निर्धारण। दीर्घकाल में उत्पत्ति लागत के नियम लागू होते हैं, जो तीन प्रकार की होती है। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। दीर्घकाल में जब उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होता है, तब प्रणाम सर। खुश रहो। तब पूर्ति रेखा ह्रास नियम लागू होता है, तब पूर्ति रेखा
ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरती है। देखिए बड़ा ही पिक्यूलियर है, इसमें मांग की रेखा जो है डीडी होगा, आपूर्ति की रेखा एसएस होगा, और दोनों ऊपर से नीचे गिर रहा है। तब क्या होगा कि ये हो जाएगा पूर्ति की रेखा और ये हो जाएगा मांग की रेखा, और ई बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होगा। क्यों ई बिंदु पर निर्धारण होगा? क्योंकि ई बिंदु पर डिमांड बराबर क्या है? सप्लाई। डिमांड बराबर सप्लाई है, तो इसमें गिराएंगे तो ये मूल्य हो गया, मूल्य हो गया P, अब मांग पूर्ति हो गया M। मांग पूर्ति है, इधर मूल्य है। पूर्ति, इधर है मूल्य, इधर है मांग, इधर है मूल्य। तो ये बड़ा पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इसलिए है कि इसमें आप देख रहे हैं कि मांग और पूर्ति दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा रेयर केस होता है, फैक्ट्री जब खुलता है उस समय में ये घटना घटती है। फैक्ट्री घटता है तो ये घटना घटती है। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में दीर्घकाल में जब उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होता है तो पूर्ति रेखा ऊपर से नीचे गिरती है। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम दीर्घकाल में जब उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होता है तब पूर्ति रेखा ऊपर से नीचे गिरती है, और जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई होगा, जहां मांग की रेखा पूर्ति की रेखा को काटेगी वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा। चित्र सब लोग देख रहे हैं ना? यस सर। जी सर। यस सर। अब इसी चित्र को हम लोग एक बड़ा सा खींचेंगे। पीछे जो खींचे थे वो समझने के लिए खींचे थे, अब बड़ा सा खींचेंगे, और ये हो गया सप्लाई और ये हो गया डिमांड। डिमांड हो गया डिमांड बराबर सप्लाई, तो मूल्य हो जाएगा P और उत्पादन मांग पूर्ति हो जाएगा M। अब अचानक मान लीजिए मांग में वृद्धि हो गई, मांग D1 हो गई, तो दीर्घकाल में अगर इस तरह की घटना घटती है तो मूल्य घट जाएगी।
दीर्घकाल में मूल्य घट गई, मोबाइल का मूल्य घट गई, टीवी का मूल्य घट गई। शुरू में टीवी आया था तो लगता था कि खरीदना असंभव है, इतना महंगा था। मांग पूर्ति है और इधर मूल्य है। तो क्या साबित हो गया कि मांग के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है लेकिन मूल्य घट जाती है। देखिए, मांग के बढ़ने पर मूल्य घट जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी दीर्घकाल में। दीर्घकाल में देखिए डी बढ़ता है, डी बढ़ता है तो पी क्या हो जाएगा, घटता है, पी घटता है। मांग पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है, मांग पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। दीर्घकाल में जब डी बढ़ता है तो मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी लेकिन मूल्य घट जाएगी। ये रेयर केस है और ये कहाँ लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, law of diminishing cost, law of diminishing cost, law of diminishing cost। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होता है। सर यहाँ डिमांड डी से डी जीरो नहीं हो सकता है? जीरो का तो बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यस सर। दीर्घकाल में डिमांड घटता बहुत कम है। पॉइजन का भी डिमांड दीर्घकाल में बढ़ रहा है। फांसी का भी डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। हजारों हजार किसान फांसी लगा दिया है। तो दीर्घकाल में घटने का चांस कम ही रहता है। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होगा, लागू है। और चित्र जो है गंदा हो जाएगा पीछे करेंगे तो, लेकिन आप चाहिएगा तो पीछे भी कर देंगे, चाहिएगा तो पीछे भी कर देंगे। लेकिन वो रिवर्स होगा, जो भी बात होता है वो रिवर्स होता है। ये सप्लाई हो गया और डिमांड 3 को खींच दीजिए तो ये डी हो गया, डी से डी जीरो हो गया, डी से डी वन हो गया। अब ओरिजिनल डी है, ओरिजिनल एस है, एस है, और डी आपका ओरिजिनल है
तो प्राइस पी होगा। दीर्घकाल में अगर डिमांड घट गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। दीर्घकाल में डिमांड बढ़ गया तो प्राइस घट जाएगा, इधर प्राइस बढ़ जाएगा। समझे राजू? यस सर। उसी को 3 को खींच दोगे यस तो सर। बढ़ना घटना दोनों हो जाएगा। शुरू में ही 3 को खींच दीजिए, 3 को खींच दीजिए, बीच वाले को डी रखिए, बाएं वाले को D0, दाएं वाले को D1। क्लियर है बात? अब ई पॉइंट पर संतुलन है, घट जाएगा तो F हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो G हो जाएगा। और हर जगह क्या बराबर है? तो D बराबर S है। हर जगह D बराबर S है। हर जगह D बराबर S है। अब यहाँ पहले OM सप्लाई है, अगर डिमांड घट गया तो सप्लाई भी घट जाएगा, H हो जाएगा। डिमांड बढ़ गया सप्लाई बढ़ जाएगा, Q हो जाएगा। तब आपको लिखना है कि दीर्घकाल में D घटने पर P बढ़ जाएगा। और S तथा D की मात्रा में कमी आएगी। OM से OH हो जाएगा। प्राइस है, म्यूट किए रहो, बज रहा है किसी का। तो प्राइस जो है उधर वाला बताए थे कि घटने पर प्राइस जो है डिमांड बढ़ने पर घट जाएगा और डिमांड के घटने पर बढ़ जाएगा। और ये है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। पीछे के चित्र में जा देखो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट लिखे हैं कि नहीं? लिखे हैं सर। जी सर। क्या लिखे हैं सर जी आप? क्या लिखे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हाँ ठीक है, तो वही बातें यहाँ लिखना है। लागत ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, ये नियम यहाँ लागू होता है। तो ये दीर्घकाल में पहला चित्र हुआ। दीर्घकाल में पहला चित्र किस पहला? दूसरा केस क्या है? लॉ
law of constant cost, law of constant cost. In the long run, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इन द लॉन्ग रन अगर है तब देखिए क्या होता है। अब एक ही में हम लोग खींचेंगे, झंझट नहीं होगा। ये सप्लाई है, सब आदमी सप्लाई खींच लिए। जी सर। अब एक ही साथ 3 गो बराबर बराबर दूरी पर डिमांड खींच दीजिए, D1, D2, D3। नहीं, पहला खींचिए D और इसको खींचिए D1 D1 और इसको D0, D0 D1। अब यहाँ क्या क्लाइमेक्स है कि यहाँ E से F पर आ गया, ठीक है, E से G पर चला जाएगा, मात्रा जो है M है, घट के H होगा, बढ़ के Q होगा, लेकिन मूल्य ज्यों का त्यों रहेगा। मूल्य स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट है, कांस्टेंट कॉस्ट है इसलिए मूल्य स्थिर रहेगा। लॉ ऑफ कॉस्ट है तो इससे मूल्य स्थिर रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट है तो मूल्य स्थिर रहेगा। तो यहां लिखेंगे डी बढ़े या घटे, डी बढ़े या घटे, पी स्थिर रहेगा। पी स्थिर रहेगा। डी क्या रहेगा? बड़े या घटे पी स्थिर रहेगा। चित्र है कि गायब हो गया? गायब हो गया। अब आ आ गया? गया सर जी। जी जी। आ गया वापस सर। एक से एक खेला कर रहा है भाई। इंटरनेट कटा और फिर इंटरनेट आया तो चित्र भी आ गया। डी बढ़े या घटे? डी बढ़े या घटे, डी बढ़े, डी बढ़े या घटे, पी स्थिर रहेगा। मांग एवं पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। मांग एवं पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी दीर्घकाल में। वृद्धि होगी
दीर्घकाल अवधि में। डी बढ़े या घटे, पी स्थिर रहेगा। मांग एवं पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी। दीर्घकाल अवधि जो है, दीर्घकाल अवधि में क्लियर है? जी सर। सब आदमी समझ गए चित्र को? यस सर। अब आइए तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। law of increasing cost in the long run. Law of increasing cost in the long run. इसमें आप क्या देखते हैं कि पूर्ति की रेखा नॉर्मल रहती है, मांग की रेखा घटती है, बढ़ती है। इसका असर होता है पी है। मांग की रेखा अगर घट गई तो मूल्य घट जाएगा। मांग की रेखा बढ़ गई तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा और मूल्य भी बढ़ जाएगा। प्राइस है, प्राइस जो है मांग डी से घट के डी 0 हो जाएगा या डी से बढ़ के डी 1 हो जाएगा। मांग डी है, डी से घट के डी 0 या डी 1 हो जाएगा। संतुलन ई पर है, ई से एफ पर चला जाएगा, चाहे ई से जी पर चला जाएगा। हर हालत में इसका डिमांड बराबर सप्लाई रहेगा। डिमांड बराबर सप्लाई रहेगा। डिमांड बराबर सप्लाई रहेगा। डिमांड बराबर सप्लाई रहेगा। इस अवस्था में हम लोग क्या पाते हैं कि डी में वृद्धि होने पर मूल्य बढ़ेगा। मूल्य में वृद्धि होगी। डी में कमी होने पर मूल्य में कमी होगी। मूल्य में कमी होगी। म्यूट कर लो, म्यूट करो। डी में वृद्धि होने पर मूल्य में वृद्धि होगी। डी में कमी होने पर मूल्य में कमी होगी। ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट लॉन्ग रन में ऐसा होगा। मूल्य
मूल्य बढ़ भी सकता है, मूल्य घट भी सकता है, ये मांग के ऊपर निर्भर करता है। दीर्घकाल में अगर मांग बढ़ती है तो मूल्य बढ़ेगा, दीर्घकाल में अगर मांग घटती है तो मूल्य घटेगा। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत दीर्घकाल में ये दर्शाया गया है। चित्र बना लिए? यस सर। यस सर। जी सर। प्रियंका तुम बनाई चित्र? जी सर। चित्र बन गया? हाँ सर बना दिए। अब जो आया आपको, अब आया, इसको बोला जाएगा सेकुलर पीरियड। कहीं दूसरा नाम होगा, वेरी 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 लॉन्ग पीरियड। ओवर over 100 years। क्योंकि इसका नाम है अति दीर्घकाल। अति दीर्घकाल। सौ वर्ष में सोना 20 रुपये भरी, 20 रुपये भर। सोना 10 ग्राम। तो 1901 में देखिएगा तो 20 रुपये है। और 1972 में 250 रुपये। 1987 में 800 रुपये। 2020 में अभी कैसे सोना है? 52-55 के आसपास है। 52,000। सर कम हो गया है, 50 हो गया। अब कितना हो गया? 50 हुआ है। 56 था, 50 हुआ है। 50 लो। 1972 का 250 इसलिए लिख दिए कि मेरा मैरिज हुआ था 1972 में। गुरुजी का अब बिल में लिखा हुआ है 250 रुपये भरी। सर कितना सोना लिए थे? अभी सामान वही टुटपुजिया जो रहता है वही, औकादे नहीं था। अरे तो सर अब तक का बिल है आपके पास? 300 रुपया जो है वेतन था।
गार्जियन का। तो 300 रुपया वेतन है, 250 रुपये भरी है। तो वैसा ही लग रहा है जैसे अभी वेतन आपका 15,000 है, 50,000 रुपये भरी है। सर हमको कितना दीजिएगा? तुमको हमको कितना दीजिएगा सर? किस में? सोना में जो है। आपकी शादी होंगे ना तो उस टाइम कर देता है गिफ्ट। अच्छा नहीं अब है क्या? वो है क्या? क्या बोले सर? वो है कहाँ? मेरे पास है। आपके पास सर नहीं होगा तो कहाँ होगा? सोचो कहाँ होगा। समझ गए। दादी के पास। प्रियंका समझ गई। प्रियंका जी सर। प्रियंका के पास हाँ मेरे पास है सर। सर सब अभी रखा हम समझ गए सर, भाभी के पास है। तुम्हारा नाम नहीं जो भाभी है, की। तुम्हारा नाम है प्रियंका, तो हम नाम को बोल रहे हैं जी कि इस सर। नाम के पास है, आदमी नहीं बोल रहे हैं। हाँ 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 इसीलिए बोले सब समझ गए। और तुम्हारा जब शादी होने लगेगा तो हमको कार्ड भेजोगी, तो उसी में से हाँ। छांट के कुछ दे देंगे तुमको भी। जी ठीक है सर। एक लड़की जो है बीएनआर कॉलेज की थी, तो वो हर बात में कहे कि सर मेरे शादी में जरूर आइएगा, क्योंकि उसके क्लास में एक बार हम बोल दिए कि हमको शादी में जो लड़की बुलाती है उसको हम एक सोने का अंगूठी देते हैं। तो क्लास में थी तो नोट कर ली। अब उसके बाद उसकी सचमुच में शादी ठीक हो गई बीए में ही। अब सबके सामने हमसे पूछे कि सर आइएगा ना, हम जरूर आवेंगे। तो बोले हम फोन करके आपको याद दिला देंगे, नहीं तो आप तो क्लास से लेते रह जाइए। क्योंकि उस समय में हमारा अंगूठी के लिए तो उस समय हमारा जो है क्लास सुबह से लेकर रात तक चलता रहता था, 10 बजे 11 बजे रात तक, कभी कभी 12 बजे रात हो जाता था, लौटता था सब। तो वो बोली कि हम फोन करके याद दिला देंगे। याद दिला दोगी? वैसे हमको याद है। उसके बाद देखे कि जैसे जैसे मैरिज का डेट नजदीक आ रहा था, तो हर समय 10-11 बजे दिन में फोन करे कि याद है ना सर, इतना तारीख को है। होते हो तो तारीख भी आ गया। अब पटना में क्या होता है कि लगन रहता है तो बहुत जगहों का लगन रहता है, कभी कभी टकरा भी जाता है, 2 आदमी क्या जाना है, 3 आदमी क्या जाना है। तो औपचारिकता बस तीनों के यहाँ जाएंगे, खाना वाना कोई एक ही जगह आदमी खाएगा। संजोग ऐसा हुआ जिस दिन उस स्टूडेंट की शादी थी, उस दिन रिलेशन में भी एक शादी हो गई। तो हम बोले कि ठीक है, उसी के घर के तरफ से कार लेके चलिएगा। कार लेके गए तो देखे कि उसका बारात आ चुका है। गए वहां बैठी हुई थी स्टेज पर, तो उसे क्लास की और लड़की थी, हमको देखी, फिर हमको ले गई साथ में, उसको गिफ्ट दिए और देखे। उसके बाद कहीं खाना खा के जाइए, ठीक है बैठो। और उसके बाद हम चल दिए, फिर दूसरा जगह जाना था। तो वादा को पूरा किए। और जिस दिन शादी थी उस दिन भी दिन में करीब 4 बजे करीब फोन की थी कि सर आज शादी है, याद है ना? हमको एकदम याद है, 6 बजे पहुंचेंगे। तो
किसी को वादा कर दीजिए तो बड़ा मुश्किल होता है उससे मुकरना। जी सर। आप मुकरने नहीं दी, कोई बहानेबाजी नहीं, एकदम एवरीडे का रिपोर्ट ले रही थी कि है कि नहीं है पटना में। और बैच चल रहा था, उसके बैच की लड़की अब बहुत से पास उस करके JRF नेट करके लेक्चरर भी हो गई है, कुछ BPSC कर गई। तो कहता है कि दीर्घकालीन मूल्य जो होता है वो ऐतिहासिक महत्व का होता है, वो रिसर्चर के लिए होता है, शोध कार्य में उसका उपयोग होता है, ट्रेंड निकालने में उपयोग होता है। तो आप देखिए कि 1901 में 20 रुपए भरी, लेकिन 20 रुपया किसी को होना असंभव था, इतना गरीबी और इतना कम मनी सप्लाई था। मनी सप्लाई इतना रिजर्व बैंक बढ़ाया कि 20 रुपए का सोना जो है आज 50,000 रुपए में बिक रहा है। 1972 में 250 रुपए भरी सोना था, अब वेतन उस समय हम लोग का था 535 रुपया। 535 रुपया में 250 रुपया बचना असंभव बात। और सोना 250 रुपये भरी था, उस समय सोना खरीदना असंभव था। तो सोना का उदाहरण दिए, दूसरा उदाहरण लीजिए घड़ी का। दूसरा उदाहरण लीजिए, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट कीजिए। तो सोना के बाद दूसरा उदाहरण लीजिए घड़ी का। घड़ी रेयर चीज था। 1972 में जब लोग स्टूडेंट थे तो शायद ही किसी के हाथ में घड़ी रहता था। जिस लड़का के हाथ में घड़ी रहता था उसको बहुत हम लोग धनवान मानते थे। लेकिन आज घड़ी जो है 25-50 रुपए के खिलौना में घड़ी लगाए हुआ है। और 150 रुपया में खिलौना का घड़ी है जो सही टाइम देता है। टाइम से आपको टाइम से मतलब है, आप लेके हाथ में बांध लीजिए, वो प्लास्टिक का है या जिसका भी हो, समय आपको एक्यूरेट देगा। तो घड़ी का दाम जो है घट गया। और तीसरा लीजिए वस्तु नमक। तो नमक उस जमाने में भी गरीब आदमी नमक डाल के खाता था और आज भी गरीब आदमी नमक डाल के खाता है। तो सही माने में उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दाम भले ही 5 पैसा से 5 रुपया का हो गया, लेकिन हर आदमी के लिए अफोर्डेबल है। इसका अर्थ हुआ कि अति दीर्घ काल में सप्लाई और डिमांड है। अति दीर्घ काल में देखिए म्यूट करो ना भाई, उससे कान पर सबका कान खराब हो जाएगा। म्यूट करो।
सोना, नमक, घड़ी। तो ये जो पी है वो नमक में हो सकता है पी का पी ही रह जाए, सोना में बढ़ जाए, घड़ी में घट जाए। सेकुलर पीरियड, secular period, very, very long period. कीमत, घट भी सकती है। कीमत घट भी सकती है, कीमत बढ़ भी सकती है। कीमत स्थिर भी रह सकती है। ये ई पॉइंट है, ई से एफ हो जाए, जी हो जाए, एच हो जाए, हर हालत में कीमत में परिवर्तन होगा। ज्यादातर चांस रखिए बढ़ जाने का, और 100 साल की अवधि बहुत लंबी अवधि होती है। कोई देखने वाला आज के समय वाला व्यक्ति देखेगा नहीं, लेकिन 100 साल पीछे का तो देख सकता है, पीछे से 100 साल का देख सकता है। इसलिए इट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल importance, historical importance, historical importance।
secular or very, very long period. Is of secular period, very, very long period, is of historical importance. Secular period, very, very long period, is of historical importance. ये historical importance क्या है? Researcher use this type researcher use this type of data. सब आदमी अपना वीडियो खोल के रखिए, क्लास एंड हो रहा है। हर आदमी क्लास शुरू होने पर, क्लास होने पर अपना चेहरा दिखलाइए ताकि हमको लगे कि हम किसको पढ़ाए। और इसमें है कि 3, 3, 6, 3, 9 ही लड़के का चेहरा नजर आएगा, जबकि हमारा कैपेसिटी दिए हुआ है 100, तो इसका मतलब सबका चेहरा नहीं देख सकते हैं। स्लाइड करके देख नियम सकते हैं ना, स्लाइड करके ये हुआ है कि हाँ स्लाइड करके देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा राजू प्रश्न उठाया, और इससे प्लस माइनस डिमांड का बढ़ना घटना दोनों देखने से और चित्र की सुंदरता बढ़ गई, समझदारी बढ़ गई। और ये परमानेंट सवाल है, किसी भी यूपीएससी, बीपीएससी, प्रोजेक्ट ऑफिसर, स्टेट सर्विसेज, सभी जगह पर पूर्ण प्रतियोगिता रहता है, इंटरव्यू में आपसे रहता है। हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि मेंस तो निकालिए जाएगा, साथ साथ इंटरव्यू भी निकाल लीजिएगा। इंटरव्यू में भी आपको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका कंसेप्शन जो है जड़ से तैयार किए हुए हैं। कहीं कितना घुमावेगा आपको असर नहीं होगा, आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। इसलिए आप सभी के लिए गुड विशेस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, और एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द मीटिंग।